स्टूडेंट्स नमस्कार। आज साइंस में आपको जैसा कि हम क्वेश्चंस के आंसर निशान लगवा देते हैं, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नोट्स के रूप में उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो आंसर लिखते समय। उसी क्रम में आज हम आपको इकोलॉजी और हैबिटेट इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या होता है इसको बताएंगे। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फ्रॉम द, जो भी चीज़ हमको चारों तरफ से घेरी रहती है उसको हम अपने चारों तरफ सराउंडिंग को इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं, उसी को कॉमनली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब हैबिटेट का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल के जो भी प्राकृतिक घर होते हैं उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए ग्रुप और of organisms living together and their interaction with non-living environment is called ecology। हम लोग के यहाँ पे जीवित और निर्जीव दोनों ही चीजें हैं, और इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन कैसे ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे प्लांट्स जो है वो पानी पे, हवा पे और सॉइल पे, उसमें सॉइल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों से किस प्रकार रिलेटिव है, किस प्रकार वो आपस में एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, एक दूसरे के जीवन को बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें आपस में इंटरैक्टिव होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आने वाले समय में। नंबर एक, एबियोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन से आएंगे? एयर, हवा, पानी, वाटर, लाइट, प्रकाश। दूसरी है बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें प्लांट्स आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, एनिमल आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव आएंगे। फिर है कल्चरल कंपोनेंट्स, इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा इन्फ्लुएंस हम करते हैं कि खराब करते हैं, हम प्रदूषण फैलाते हैं कि हम किसी चीज़ को और उपजाऊ बनाते हैं और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है। अब हम एबायोटिक का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एयर हम सब जानते ही हैं, हवा। अब ये एयर जो होता है हमारे चारों तरफ, इसको हम पाई डायग्राम पे दिखाते हैं इस प्रकार से। इसमें से लगभग 78% तो हमको पूरा का पूरा क्या नजर में आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना आएगा? 78%। 78% बहुत बड़ी मात्रा है नाइट्रोजन की। और जब हम कोई चिप्स वगैरह का पैकेट देखते हैं तो उसमें हवा नहीं, नाइट्रोजन ही भरी जाती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन रहती है और ऑक्सीजन के से चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन ही भरी जाती है। तो नाइट्रोजन हवा में 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ये CO2 होती है। अदर गैसेस भी होती हैं 1%। उसके बाद 21% पूरी की पूरी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इस प्रकार से ये एक बैलेंसिंग होती है। इस बैलेंस को अगर थोड़ा बहुत बिगड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए,
या कोई भी गैस अपनी मात्रा से कम ज़्यादा होती है तो हम इसको प्रदूषण का नाम दे देते हैं, और उसके बाद उसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा अपना प्रयास करते हैं कि ये प्रदूषण को हम लोग दूर कर सकें। तो हम लोग हवा के, पानी, लाइट, ये इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। ना तो हवा के बगैर, ना वाटर के बगैर, ना लाइट के बगैर। इसका हम लोग कई प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि इन में से किसी भी चीज़ की कमी होने पर ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि एक गमला लें और गमले के अंदर किसी भी पौधे को हम लगाएं, अब पौधे की ग्रोथ तभी होगी जब उसको बराबर मात्रा में हमको एयर, वाटर, लाइट, इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो है बढ़िया मात्रा में खनिज वाले सॉइल भी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की हम कमी करते हैं, अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन हवा ना जाने दें तब भी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हम यहाँ पे पानी न डालें तब भी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हम यहाँ पे लाइट या सूर्य का प्रकाश न जाने दें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। C6H12O6 ग्लूकोज नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी, पानी नहीं बनेगा, और इसी से जो है हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के साथ जो होती है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी और यह इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी प्रकार बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। इनके बाद फिर ये प्लांट्स की हम बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। चारों तरफ ये रहते हैं, हम ये चीज़ तो देख सकते हैं चारों तरफ, एनिमल्स भी देख लेते हैं, परंतु हम इनसे सावधान माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन सा हमारे लिए नुकसानदायक है, कितना नुकसान करे, इसका पता नहीं होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कल्चरल कंपोनेंट्स का, कि हमारे ह्यूमन जो इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारी जो प्रभाव है, हमारे द्वारा क्या किस प्रकार का प्रभाव इन्वायरमेंट पे पड़ता है, इकोलॉजी में पड़ता है, इकोसिस्टम पे पड़ता है, क्या वह सही है कि गलत है, किस प्रकार का हमको व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमको इस इन्वायरमेंट में हमको संसाधनों का दोहन किस प्रकार करना चाहिए, कितना करना चाहिए कि वो हमारे इकोसिस्टम पे किसी प्रकार का प्रभाव न डाले। अन्यथा आप लोग जानते हैं कि बाढ़ और ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा बरसात, इस प्रकार के महामारी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका भी हमको बहुत ध्यान रखना है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस जो है वो गलत ना पड़े। तो इसके साथ ही साथ अब हम ये जो सिस्टम है, इसके तहत इन सारी चीज़ों का हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये इनिशियल चीज़ है, ये इनिशियली हमको पता होना चाहिए कि हम ये अध्ययन किस प्रकार क्रमवार करेंगे, क्यों यह आवश्यक है और ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा। इसके बाद मैं फिर कुछ जो भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर तो मैं निशान लगवा के आपको आपके वीडियो में डाल भी देता हूँ, और इसके साथ ही साथ ये टॉपिक्स भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको मैं कवर अप करने का पूरे प्रयास करूँगा कि लगभग जितनी भी चीज़ें जो समझने लायक हैं उसको मैं कवर अप कर सकूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ अपना हम साइंस के में ये सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।